साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने। जजमेंट है अगेंस्ट सीबीआई। मामला जो है जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन लॉ से और जजमेंट का डेट है 27 फरवरी 2026। ये फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें ये फैसला जो है पढ़ना चाहिए? इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ पॉइंट जो है स्पेसिफिक किए। यदि इनकी जानकारी हमें है, डेफिनेटली वी कुड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द फॉल्स प्रोसिक्यूशन जो कि दर्ज होते हैं यूजुअली एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड चीटिंग। इस केस में यही तो हुआ था। जो कंसर्न कंपनी है वो पिटिशनर है। जो कंसर्न पिटिशनर है उसने दाखिल किया एक पिटिशन फॉर क्वेश्चन। जब भी हम दाखिल करते हैं पिटिशन फॉर क्वेश्चन, हमें निर्भर करना होता है सेक्शन 5 to 8 ऑफ बीएनएसएस। पहले ये सेक्शन क्या था? धारा 482 सीआरपीसी, पर चूंकि सीआरपीसी का अस्तित्व अभी खत्म हो चुका है, अब ये प्रोविजन क्या बन गया है? धारा 528 बीएनएसएस। याद रहेगा ना, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। इस केस में जो एफआईआर है वो दर्ज हुई थी धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट में और धारा 420 आईपीसी में। आक्षेप ये था प्रोसिक्यूशन का, जो कंसर्न आरोपी हैं दे आर एंगेज्ड इन द फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज। और कहना यह था कि जो ये कंसर्न कंपनी है ये तो इस केस में मास्टरमाइंड है। इसने डिफरेंट बैंकों से जो है लोन लिया, बैंक को जो है ये लोन रिपे नहीं कर पाई। जो बैंक के ऑफिशियल थे इन्होंने इनका साथ दिया। अल्टीमेटली जो कंसर्न सरकार है, जो कंसर्न बैंक है, इन्हें क्या हुआ? भारी मात्रा में फाइनेंशियल लॉस। देखिए, जब भी होता है लोन पास, जो कंसर्न व्यक्ति विशेष है क्या वास्तव में वो लोन पाने का अधिकारी है या नहीं है, इसकी भी जांच होती है। अगर अधिकारी है तो कितना लोन दिया जाए, इसकी भी होती है जांच। और अगर लोन को नहीं पे कर पा रहा है वो, तो ड्यूटी है बैंक की कि उसे एनपीए घोषित करे और जो प्रोटोकॉल है सरफेसिया के वो जो है लेके आए फोर्स के अंदर। पर सबसे हैरानी की बात यह थी एज पर सीबीआई कि कोई प्रयास जो है नहीं करे बैंक ने टू रिकवर द अमाउंट, एंड इवन देयर इज नथिंग ऑन द पार्ट ऑफ बैंक टू अप्लाई और टू एग्जीक्यूट द प्रोसीडिंग एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सरफेसिया एक्ट। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला करके इनका कहना यह था कि जो कंपनी है इसने लोन लिया, मनी को जो है डाइवर्ट कर दिया, मनी जो है रिकवर नहीं हो पाया, एंड दैट्स व्हाई द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल, द ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, मैंने जो बात अभी समझाई आपको, इसके अवलोकन से क्या दिखाई दिया आपको कि यहां पर सिर्फ लेन देन का मामला है, कोई भी आपराधिक मामला जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर आरोप किया है चीटिंग करने का, जबकि कोर्ट ने क्या बोला कि चीटिंग के लिए आवश्यक है कि जो आरोपी है उसकी भावना कैसी हो, टू डिसेप्ट। अगर इस तरह के एलिमेंट फाइल पे नहीं है, एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन फाइल पे नहीं है, तो सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि जो कंसर्न आरोपी है उसकी इंटेंशन क्या थी, चीट करने की। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस केस में हुआ फाइनेंशियल ऑडिट और यह मालूम पड़ा कि कोई भी इनलीगलिटी या कोई भी इनरेगुलरिटी पिटिशनर कंपनी के पार्ट पे नहीं है। इवन इट इज एविडेंट दैट देयर इज नो एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह थी कि कोई लोक सेवक जो है इन्वॉल्व नहीं। जो कंपनी है वो एक प्राइवेट पर्सन है। इसके अलावा सेक्शन 70 ने पीसीएट का बेनिफिट भी जो है यहां पर नहीं दिया गया। कानूनी प्रावधान ये कहता है कि जब भी प्रोसीडिंग्स जो है करेंगे इनिशिएट और रंगया तो नहीं पकड़ा गया है लोक सेवक, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने से पहले कंसर्न डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए, जो इस केस पर नहीं था। तो कोर्ट ने यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि किसी क्राइम को दर्ज करना एक सीरियस कंसर्न है। ये किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ को, लिबर्टी को, उसके बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो जब भी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो मजबूत आधार फाइल पे होने चाहिए। सिर्फ सरमाइसेस हैं तो ये आधार नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने मामले को जो है रद्द कर दिया। जो ये जजमेंट है इससे हम सीखते हैं 5 महत्वपूर्ण बातें। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अरे लिखो भाई कॉपी के अंदर, ऐसे नोटबुक को मेंटेन करो। नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। जब मैं लिख रहा हूं, मुझे पेन है आप लोगों के लिए, तो आपको पेन क्यों नहीं है अपने लिए? लिखो भाई, आप ही के फायदे की बात है। सबसे पहली बात कि जब भी किसी मामले में, खासकर मामला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, यदि धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी लगाया गया है, ये आप नोट डाउन कर लो, और आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्राइवेट पर्सन है उस पर इस धारा का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। कारण क्या है उसका? कि कानून में लिखा गया है कि पब्लिक सर्वेंट ही कर पाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट, और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में वो ही हो पाएगा प्रोसिक्यूट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 13 और सेक्शन 7 ऑफ द पीसी एक्ट।
तो यदि आप प्राइवेट पर्सन है तो ये चार्ज आप पे नहीं लग सकता है। ये बात जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि सेक्शन 420 आईपीसी के लिए यह आवश्यक है कि आपके पार्ट पर डिसेप्शन जो है प्ले हुआ हो। अगर आपकी इंटेंशन डिसेप्ट करने की नहीं है, जो समव्यवहार है आपके और कंसर्न जो पक्षकार है उसके बीच में वो एक सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां किसी भी रूप में धारा 420 आईपीसी को, जो वर्तमान में हो गया है धारा 318 बीएनएस, उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, जो मामले हैं फाइनेंशियल इनलीगलिटीज के या इनरेगुलरिटीज के, वहां पर ऑडिट जो है महत्वपूर्ण है। अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो हम बेनिफिट ले सकते हैं इस पर्सपेक्टिव में, जिस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका स्पेसिफिकेशन है एन राघवेंद्र बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। पर यहां तो ऑडिट हो गया, उसमें क्या मालूम पड़ा कि देयर इज नो एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन डिटेक्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस तरह के एविडेंस हमारे केस में है तो हम फायदा जो है ले सकते हैं। चौथी बात, अगर आप पर आरोप है मनी डाइवर्जन का, तो वहां पर प्रॉपर जो है स्टेटमेंट को पेश करें, जिसे हम यूजुअली कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिससे आपको जो है राहत मिल सकती है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कार्रवाई कर रही है सीबीआई, उनकी कार्रवाई क्या है कि आप दोषी हैं, आप गलत हैं, आपने बेईमानी करी, पर चूंकि मामला अकाउंटिंग का है तो अकाउंटिंग के मामले को अकाउंटिंग से ही हम कर सकते हैं न्यूट्रलाइज। तो यदि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइल पर है और ये हम शो कर पा रहे हैं कि देयर इज नो इलीगलिटी ऑन आवर पार्ट, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका प्रॉपर सोर्स है, ऑथेंटिकेशन है, तो वहां पर हम राहत जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया। और इसके अतिरिक्त आप किसी करप्शन मामले में इन्वॉल्व हैं, यू आर द प्राइवेट पर्सन एंड देयर इज नो पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व, तो ऐसे सिनेरियो में उन्हें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन को क्यों पेंडिंग छोड़ा गया है, 17 का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया, इस पर देना होगा उत्तर विपक्षी पक्षकार को, मींस एंटी करप्शन को या विजिलेंस को या सीबीआई को। अगर वो नहीं दे पा रहे तो हम इस बिंदु पर बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कानून हमारे साथ है। अगर हम कानून का सदुपयोग नहीं करेंगे, हम कानून को नहीं समझेंगे, हम गलत तरीके से केस को प्रोसीड करेंगे, तो हम बेनिफिट जो है नहीं ले पाएंगे। मैंने कई बार देखा है, यू यूजुअली मेक योर केस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अरे सर, लड़ाई है पिन पॉइंट की, यहाँ लड़ाई क्या थी, पिन पॉइंट थी कि स्पेसिफिक बिंदु जो है रखे कंसर्न आरोपी ने। सबसे पहला बिंदु कि दैट आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, देयर इज नो पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व इन द केस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इन द ऑडिट देयर इज नो रोल ऑफ माई सेल्फ, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल ऑन द रिकॉर्ड। जब कुछ इनलीगल है ही नहीं तो हमें पक्षकार जो है क्यों बनाया गया, इस बात पर जो है जोड़ दिया गया। इस बात पर निरुत्तर रहा सीबीआई, अल्टीमेटली प्रोसीडिंग जो है क्वैश होगी। इसलिए अपने केस खुद से पढ़ो, ऑब्जर्व करो, पॉइंट्स को निकालो, ताकि आपको जो है फायदा मिल सके। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फायदा भी नहीं ले पाएंगे। क्लियर है। वकील के भरोसे हम केस को लड़ सकते हैं, पर जीतना है तो खुद के भरोसे केस को लड़ना पड़ेगा, तभी जीत पाओगे। वकील केवल लॉ जानता है, वो फैक्ट्स नहीं जानता है। ही कुड प्लीड योर फैक्ट्स बिफोर द कंसर्न कोर्ट एज पर लॉ, पर अगर आप फैक्ट से फीड नहीं करोगे, आप बात ही नहीं बताओगे या बात नहीं समझाओगे, तो फायदा वहां पर नहीं होने वाला है। इसलिए केस को रिव्यू करो, पॉइंट्स को निकालो और लॉ की लाइट में ये ऑब्जर्व करो कि जो पॉइंट्स आपके फैक्चुअल पर्सपेक्टिव में है वो आपको बेनिफिट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए काफी आसानी वहां पर होने वाली है। जैसे इस केस में हुआ, यहां पर काउंसिल का तर्क किया था कि जो भी लेन देन है वो एक सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपसी लेन देन का मामला है या पैसों के लेन देन का मामला है, नो क्रिमिनल केस कैन बी मेड आउट, देयर इज नो केस ऑफ चीटिंग मेड आउट, तो वहां फायदा मिला आरोपी गण को। क्लियर है बात ये। तो ये सिर्फ हमारे लिए एक जजमेंट नहीं है, ये बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इफ वी आर इंडल्ज्ड इन अ केस व्हाट वी कैन डू टू इंटर एलिया इनकाउंटर दिस सिनेरियो। क्लियर हो गया अपने को। तो इसलिए घबराए नहीं, फाइल को पढ़ें, ऑब्जर्व करें, फैक्चुअल पर्सपेक्टिव को देखें, लॉ पॉइंट की लाइट में एग्जामिन करें, और ताकि आप एक अच्छा डिफेंस जो है रिकॉर्ड पे रख सके और उसकी लाइट में आप डिस्चार्ज या एक्विटल भी जो है क्लेम कर सके। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय के साथ में।